सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 9 साहस के पैर। इस पाठ के लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ा से जानते हैं। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता के में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल है ना, जो मतलब इस पाठ का हीरो बोल सकते हो, है ना। प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ। घंटी अभी नहीं बजी थी। कक्षा में चिल्ल पो मची थी, मतलब शोरगुल हल्ला मची हुई थी, है ना। लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया, एक सन्नाटा सा खींच गया, मतलब सभी शांत हो गए। वह आगे बढ़ा। तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। ये देखिए, अचल जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया तो सभी शांत हो गए। फिर जब वो क्लास में, इधर देखिए ये दरवाज़ा है ना, क्लास में घुसने का, तो यहाँ से जब आया तो सभी शांत हो गए। फिर धीरे से वो जब आगे बढ़ने लगा तो ये मोटा जो व्यक्ति लड़का है, ठीक है, मोटा जो स्टूडेंट है, ये ब्लैक बोर्ड के पास चला गया, है ना। और बाकी लोग भी इधर उधर देख रहे हैं, मतलब अचल को ही देख रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर, मतलब तुरंत ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है। मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूरलंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से ऐसा करके, और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। ठीक है, क्यों गूंजने लगी? क्योंकि तैमूरलंग भी लंगड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए तैमूरलंग को पढ़ाते समय कैसा दिखता था, कैसा क्या है, ऐसा करके बोलेंगे तो ये अचल को दिखाएंगे, ऐसा करके बोल रहा है वो, इसलिए सभी लोग हंस देते हैं। अचल को लगा किसी किसी ने उसके दिल में मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया। अचल को मतलब बहुत बुरा लगा। अचल को लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस, करके, है ना। अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया करके पीछे किसी दूसरे स्टूडेंट ने कमेंट किया, बोला, है ना। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया। सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मास्टर जी ने जब हाजिरी ली, फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखियां संभाली। मास्टर जी ने कुर्सी से उठते हुए बोला, बैठो बैठो बेटे, बैठे रहो। और यह सब कैसे हो गया तुम्हारा पैर? ऐसा करके पास आकर उन्होंने पूछा। किसने? टीचर ने, मास्टर जी ने। अचल बैसाखियों के सहारे खड़े हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में से जैसे कुछ अटक गया। आंखें भर आई। ओह, खैर छोड़ो बेटे इस बात को।
मास्टर जी ने द्रवित होकर अर्थात उनके गले भी रूंधने लगे थे, है ना। तो वो भी द्रवित हो उठे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों को का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही पीरियड ख़त्म होने पर जो ही मास्टर जी ने कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर शुरू हो गई। नाट्यकद का वह छोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जा खड़ा हुआ था। घंटा घर में 12 बज गए। घंटा घर में 12 बज गए मतलब घड़ी में 12 बज गए। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी। अब घर का ये दृश्य है ना। तो रात का समय है। तो घड़ी मतलब रात के 12 बज गए हैं। घंटा घर में 12 बज गए हैं कहने का मतलब 12 बज गए हैं। पिताजी खर्राटे गूंज रहे हैं मतलब सो गए हैं। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उनका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी, अर्थात हॉर्न बजा दिया ना। पिताजी ने घबरा कर चिल्लाया, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। ऐसा करके वह दौड़ा। अचल दौड़ा। गाड़ी रेंगने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे में के हैंडल पर जमा नहीं। पैर फिसल गया और स्टेशन पर कोहराम मच गया। अर्थात पैर फिसल गया और वो पटरी के नीचे आ गया, है ना, जिससे उसका पैर काटना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। जब वो हल्ला गुल्ला कोहराम मच गया स्टेशन में, उसके बाद कुछ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है अचल को, है ना। उसके बाद होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ा था। ठीक है। सिरहाने पे माँ बैठी सिसक रही थी, मतलब रो रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। ठीक है, एक पैर गंवा चुका है ऐसा जब उसको पता चला, है ना, तो वो तड़प उठा। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लग रहा था। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, है ना। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा एक पैर कट गया है करके। और फिर वह दिन भी आया जब अचल वैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। मतलब गड़ गई थी कहने का मतलब बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे जैसे वह कोई जानवर हो, है ना। लड़के बाकी जो स्टूडेंट है वो उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई नया जानवर हो, है ना। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। कौन? अचल। और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। और कल फिर से उसको स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फप्तियाँ, मतलब ताना मारना, है ना। फिर तीर के जैसे ताना, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लगा उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। फिर क्या करे वह? आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मजा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते हैं कि उन्होंने उसे दबा दिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उसका सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों ना खुद ही अपने आप पर हंसे। अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएं कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोई कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। ऐसा सोचता सोचता वो सो गया।
वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। ठीक है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार सहनसा तैमुरलंग तशरीफ ला रहे थे हैं, ऐसा करके वह मोटा नाटा लड़का जो है वो अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है ना। अचल ठिठका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। मतलब फिर से उसको थोड़ा डर लगने लगा था, झिझक रहा था। मतलब शुरू में हो रहा था उसको, तुरंत उसने दांत भींच ली। तुरंत ही उसने दांत भींच ली, मतलब थोड़ा संभल जाता है। फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया, मतलब इकट्ठा किया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज उफरी। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या, ऐसा करके वो मोटा लड़का है वो बोलता है ना। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। ठहाकों मतलब जोर जोर से हंसने लगे। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। फिर से वो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत। ठीक है, बोलता है कि बहुत पसंद आया। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना है, दोस्तों सुना, यह क्या कहता है, इसे तैमूरलंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों नहीं इसे हम ऐसा करके। अचल ने उसे सारी पूरी अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। वैसाखिया टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ, है ना, ऐसा करके वो खुद ही बोलता है। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दो गुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल। नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, मतलब स्थिर रहना चाहिए, पर जरा ये वैसाखी हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल न हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। ऐसा कहते कहते खुद ही हंसने लगता है ना। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं। अचल ने पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है। ठीक है, मैंने अपने ऊपर गुजरती हुई ट्रेन, ट्रेन मतलब रेल, है ना, उसको सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और फफ्तियाँ, मतलब ताना, भला क्या बिगाड़ पाएगी मेरी। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हार्ड मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। ठीक है, अब उसको लग रहा था, किसको, अचल को लग रहा था कि अब उसके जो पैर है वो हार्ड मांस और लकड़ी के नहीं। हार्ड मांस मतलब जो उसका साबुत पैर है वो, और दूसरा वैसाखी के लकड़ी है वो, है ना। तो अब उसके जो पैर है वो अब ना तो हार्ड मांस के हैं ना ही लकड़ी के। अब उसके जो पैर किसके हैं, साहस के। ठीक है, ना थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन के बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब साहस, वो साहस के पैर कहने का मतलब अब वो हिम्मत से अपने परेशानियों को वो सामना करेगा। अब वो जो है थकने वाले पैरों के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं इसका। अडिग अर्थात अटल, शहंशाह अर्थात सुल्तान, बादशाह अर्थात हैरत। शहंशाह मतलब सुल्तान और बादशाह, है ना। हैरत मतलब विस्मय या आश्चर्य। कोहराम मतलब हाहाकार, हंगामा। बीहड़ मतलब ऊंचा नीचा, विषम। हक्का बक्का अर्थात
आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। और फप्तियाँ मतलब हंसी उड़ाने, ताने मारना। ये इस प्रकार ये पाठ पूरा हो गया।